हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आप लोगों ने सभी ने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। तो चलिए, हमारा आज का वीडियो जो है वो है MA सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूनिट फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट जो है हमारा सोसाइटी इन इंडिया, उसमें जो हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमारा आज हम पहला टॉपिक जो है वो अपना स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आप लोग को अपने लास्ट वीडियो में सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, सामाजिक संरचना। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, वो है कास्ट, यानी जाति। कि जाति क्या होती है। तो जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से हुई है, जिसका मतलब कोई भी प्रजाति, वंश, कुल, कोई नस्ल या भेद है। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द कास्टस के अत्यंत निकट है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध। कास्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 में ग्रेसिया डी ओट ने प्रजातीय समूहों के विभेद के लिए किया था। जाति व्यवस्था का प्रभाव भारत में रहने वाले अन्य धार्मिक समूहों जैसे मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं सिखों की सामाजिक व्यवस्था पर भी दिखाई पड़ता है। अब ये तो बात आ गई जाति की कि उसका अर्थ क्या होता है। अब हम बात करेंगे जाति की परिभाषाओं की, कि विद्वानों ने जाति की परिभाषाएं किस किस रूप में दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं J.H. हटन के अनुसार, जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने जाति के विषय में कहा है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पृथक पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। अब हटन जी के अनुसार जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज जो है वो कई रूपों में एक दूसरे से विभाजित है। इन इकाइयों के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसको ऊंच नीच के आधार पर विभाजित किया गया है, या एक रूप से कहा जाए तो ऊंच नीच के आधार पर बांटा गया है। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो है सर हर्बर्ट रीजले के अनुसार। उन्होंने कहा है कि जाति परिवारों या कई परिवारों के समूहों का संकलन है, जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है, जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानता है तथा पैतृक व्यवसाय को स्वीकार करता है। जो लोग विचार कर सकते हैं उन लोगों के लिए एक सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट होता है। अब जो रिजले थे उन्होंने बोला कि जाति जो है वो परिवारों या कई परिवारों के समूहों का संकलन है, जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है, जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानता है। अब जाति के विषय में जो ये डेफिनेशन दी जा रही हैं उसमें आपको यही बताया जाएगा कि आखिर जाति जो है वो हमें जन्म से ही मिल जाती है। हम जिस भी परिवार में हमारे परिवार की जो भी जाति होती है उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही, जाति के अनुसार ही पता चलता है कि हमारे समाज में रहने की
आखिर हमारी जगह क्या है, क्योंकि जाति जो है वो जन्म पर आधारित होती है। ये एक तरीके की एक सामाजिक व्यवस्था है जो हमारे जन्म पर आधारित होती है। अब जाति की सदस्यता जो है वो प्रदत्त होती है, जिसे व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो उसे जन्म के आधार पर स्वयं ही मिल जाती है। मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, वो जनरल सामान्य जाति के अंतर्गत आता है, वो पंडितों के यहाँ पैदा हुआ है, ब्राह्मणों के यहाँ पैदा हुआ है, तो उस जन्म से ही वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्योंकि वो ब्राह्मण के घर में उसने जन्म लिया है और वो ब्राह्मणों के घर में रहता है। तो इसलिए उसकी जाति जो है वो उसके पैतृक जो है उन पर निर्भर करती है। जो उसके पिता की जाति होगी वही सेम जाति उस बच्चे की भी मानी जाएगी। अब जाति जो है वो एक स्थिर अवधारणा है। इसको हम एक बंद वर्ग या व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं, जिसे व्यक्ति बदल नहीं सकता है, क्योंकि वो समाज की एक अनौपचारिक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था को आप बदल नहीं सकते हैं। जाति के सदस्यों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध व नियम अक्सर देखे जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो अपनी जाति को किसी भी रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जाति वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्रीयता, धर्म भेद एवं हर प्रकार का वह भेद जो मानव को मानव से अलग करता है, मानव को मानव के प्रति घृणा के भाव को उत्पन्न करने का कारण बनता है, हिंसा का कारण बनता है, जड़ से ही समाप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारी इस धरती पर सभी मनुष्य को समान रूप से समान जीने का हक है। ये हक छीनने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं होता है। तो जाति का अर्थ, उसकी परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी है। अब हम बात करते हैं कि जाति के लक्षण क्या होते हैं। तो जाति के लक्षणों में हम देखें तो पहला लक्षण उसका होता है कि जाति जो है वो प्राकृतिक होती है। व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है उसी जाति में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक प्राकृतिक रूप में है जो भगवान के द्वारा हमें दी गई है। हमने किसी जाति को नहीं बनाया है, ये एक प्राकृतिक रूप में हमें भगवान से मिली है। सेकंड है, जाति में विवाह जरूरी होता है। अब कई बारी क्या होता है कि विवाह जो है वो जाति पाति प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करने की आज्ञा होती है, क्योंकि अलग अलग जातियों के खान पान, रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज जो है वो अलग अलग होते हैं। तो जिस जाति में विवाह होता है उनके आपस के जो रीति रिवाज हैं, जो खान पान है, रहन सहन है, वो सेम होता है। तो इसीलिए जाति में विवाह जो है वो अपनी ही जाति में करना जो है वो आवश्यक माना गया है। थर्ड लक्षण है समाज का वंश पारस्परिक ढांचा। अब समाज का वंश पारस्परिक ढांचा ये है कि समाज की जाति पाति संबंधी रचना जो है वो उसकी संगठन और उसके धर्माधिकार के अधीन होती है, जिसके अंतर्गत लोगों का आपस में ऊंच नीच के नियम के अनुसार इकट्ठा किया जाता है। उनको इस प्रणाली में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो ब्राह्मण को मिलता है और सबसे नीचा स्थान शूद्र का होता है। तो इसलिए संगठित जाति में व्यक्ति को कौन सा स्थान मिलता है, इस बात का निर्णय बहुधा इसी बात से किया जाता है कि उनका ब्राह्मणों के साथ क्या संबंध है। नेक्स्ट जो है वो हमारा लक्षण है काम धंधे भी नियमित होते हैं। अब काम धंधे भी नियमित होने से हमारा तात्पर्य है कि प्रत्येक जाति कुछ काम
को अपने लिए ही समझती है और दूसरे लोगों को उस कामों से अलग रखना चाहती है। अब जैसे ब्राह्मण जो है उनका असली कार्य जो है वो है पूजा पाठ करना। जो क्षत्रिय हैं उनका कार्य है सैनिक बनना या सुरक्षा का कार्य करना। वैश्य जो है उनका काम है वाणिज्य यानी व्यापार करना। और शूद्रों का काम इन तीनों जातियों की सेवा करना माना गया है। परंतु समय गुजरने के साथ व्यवसाय संबंधी इन नियमों और बंधनों में हेरफेर और सुधार हुआ है और अब भी निरंतर सुधार जो है वो हमें देखने को मिलते रहते हैं। नेक्स्ट 5th जो लक्षण है वो है जातीय पंचायत। अब जातीय पंचायत क्या है? जाति पंचायत से हमारा तात्पर्य है जाति पाति प्रणाली की अंतिम विशेषता। इसके अंतर्गत जाति का भाग अधिकतर संपन्न हो जाता है और अन्य सदस्यों को अपनी अधीन करके अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए बाध्य कर देता है। मतलब व्यक्ति को अपनी जाति निश्चित करने के बाद पंचायत के अंतर्गत जाति के नियम और अनुशासन से संबंधी सभी मामलों पर विचार करती है और अपना फैसला सुनाती है। तो ये 5 लक्षण थे जो मैंने आप लोगों को जाति के विषय में बताए हैं। जाति को जो है वो हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है सामान्य जाति, दूसरा है अनुसूचित जाति, तीसरा है अनुसूचित जनजाति और चौथा है पिछड़ा वर्ग। तो ये 4 वर्गों में जाति को डिवाइड किया गया है। अब जाति में अगर उसके लक्षण हैं, उसकी अच्छाइयां हैं, तो कुछ उसके दोष भी होंगे। तो उसमें दोष में हम देखते हैं कि श्रम की गतिशीलता, कुछ पॉइंट्स हैं दोष में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारा श्रम की गतिशीलता का गुण समाप्त कर देती है। अब श्रम की गतिशीलता का गुण समाप्त कर देती है क्योंकि जाति प्रथा में काम या व्यवसाय को स्थायी रूप दिया जाता है। व्यक्ति काम धंधे को अपनी इच्छा और अपनी पसंद के अनुसार छोड़ या नहीं कर सकता। उसे अपनी जाति के निश्चित व्यवसाय को ही करना पड़ेगा, चाहे वो व्यवसाय उसे पसंद हो या उसको नापसंद हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, उसकी फैमिली में ब्राह्मणों का क्या काम होता है? वो पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। तो उनकी जो संतान है वो कार्य नहीं करना चाहता। तो उसमें क्या है कि जाति के अनुसार ही हर व्यक्ति को अपने व्यवसाय को करना पड़ता है। उसकी पसंद और नापसंद जो है वो कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन धीरे धीरे करके समाज की जो गतिशीलता है वो इस नियम को धीरे धीरे करके खत्म करती जा रही है। किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी जगह कोई भी कार्य कर रहा है, धीरे धीरे करके ये प्रथा जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है अस्पष्टता। अस्पष्टता का मतलब हो गया जाति प्रथा से जो है वो अस्पष्टता फैलती है। यानी कोई बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति है या कोई बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति है या कोई नीची जाति का व्यक्ति है, पिछड़े वर्ग का, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। तो इस तरीके से जो भी जाति के लोग हैं उनके अंदर अस्पष्टता की भावना जो है वो पैदा हो जाती है। अब गांधी जी ने इसीलिए जाति पाति की सर्वाधिक भावना को घृणित माना है। उन्होंने कहा है कि इसके वजह से देश का अधिकांश भाग जो है वो दासता के लिए मजबूर होता जा रहा है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है एकता को ठेस पहुंचाती है। अब जहां व्यक्ति जो है वो मिलजुल कर आपस में एक दूसरे के साथ कार्य करता है तो कहीं ना कहीं
ये जाति की भावना जो है वो एकता की भावना को ठेस पहुंचाती है, उसको हानि पहुंचाती है कि लोग आपस में मिलजुल कर कार्य को नहीं कर सकते हैं या एकता स्वरूप मिलकर कहीं पर भी राष्ट्रीयता की भावना को पूर्ण रूप से एकता स्वरूप नहीं कर सकते हैं। 4th पॉइंट है हमारा, व्यक्ति और उनके काम में परस्पर सामंजस्य नहीं होना। यानी जाति प्रथा का परिणाम जो है वो बहुधा यह होता है कि व्यक्ति अपने लिए अपनी सुविधा एवं इच्छा अनुसार व्यवसाय नहीं चुन सकता है, उसे गलत काम ही अपनाना पड़ जाता है। ये जरूरी नहीं है कि पुरोहित का पुत्र निश्चित रूप से पुरोहित ही होगा अथवा वह पुरोहित का कार्य करना चाहे, अब उसमें एक सफल पुरोहित हो या एक धार्मिक नेता के सभी गुण विद्यमान हो, परंतु जाति प्रथा के अनुसार उसको पुरोहित का ही काम करना पड़ेगा, वो अपनी इच्छा अनुसार कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। 5th पॉइंट है राष्ट्रीयता में रुकावट। अब जिस तरीके से एकता की भावना को ठेस पहुंचती है, उसी तरीके से राष्ट्रीयता की भावना में रुकावट है जाति प्रथा जो है, क्योंकि देश की एकता के लिए बाधा सिद्ध हुई है। निचले वर्ग के लोगों के साथ समाज में जो अपमानजनक व्यवहार होता है उसके कारण वे असंतुष्ट रहते हैं। जैसा कि G.S. गुरे ने कहा है कि जाति भक्ति की भावना में दूसरी जातियों के प्रति विरोध भाव को उत्पन्न करके समाज में असभ्य और हानिकारक वातावरण पैदा होता है और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के मार्ग में अवरुद्ध पैदा करती है। नेक्स्ट 6th पॉइंट है सामाजिक प्रगति में रुकावट। अब सामाजिक प्रगति में किस तरीके से जाति रुकावट होती है, तो यह राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भारी रुकावट पैदा करती है। लोग धर्म सिद्धांत में विश्वास करने के कारण रूढ़िवादी बन जाते हैं। राष्ट्र की तथा भिन्न भिन्न समूहों और वर्गों के आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों रहती है, इससे उनमें निराशा और आलस्य पैदा होकर उनकी आगे बढ़ने और कार्य करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। अब जब लोग जाति के अंतर्गत रहेंगे, वो आगे किसी भी कार्य को करने के लिए जब नहीं बढ़ सकेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर कहीं ना कहीं निराशा और आलस्य की भावना जो है वो पैदा हो जाएगी, जिसके कारण जो हमारे समाज की प्रगति है वो घट जाएगी। तो ये कुछ जाति के दोष के पॉइंट थे जो मैंने आप लोग को बताए हैं। हमारा जो जाति वाला टॉपिक है, इसमें मैंने आप लोगों को जाति की डेफिनेशन, उसके मीनिंग, उसके लक्षण, उनके वर्गों के नाम, उनके दोष क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें बता दी हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट आगे टॉपिक जो है जाति से रिलेटेड अगर कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तो मैं आपको आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।